हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और जो अपने प्रिपरेशन है उसको जबरदस्त कर रहे होंगे। सो गाइज, ये आप लोगों के पास में यूजीसी नेट कॉमर्स के अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को मैं आप लोगों के साथ में कवर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के कॉमर्स की हर एग्जाम, कॉमर्स का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहेगा उसके अंदर ये आप क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अकाउंटिंग के पीवाईक्यू जून 2015 के पेपर को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड द स्टैटिक बजट। तो जो बजट होता है ये क्या होता है? सो बजट एक तरीके का क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्लान होता है। बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है, एक ही बारी यूज किए जाने वाला प्लान होता है, ठीक है, जो एक ही बारी यूज होता है। तो बजट जो होता है वो किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? फ्यूचर के लिए हम लोग बजट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और एक ऐसा बजट जहां पर हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं वो क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग होती है। नॉर्मली बजट को बनाने के लिए हम एक प्रीवियस ईयर बेस ईयर को यूज करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है किसके बीच में? फ्लेक्सिबल बजट जो क्या होगा, प्रोडक्शन के लेवल चेंजेस होने के साथ में चेंज होगा तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और एक स्टैटिक जो सेम प्रोडक्शन लेवल पे रहता है। तो उसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों के पास में क्या है? जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है, वाइल स्टैटिक बजट कंसीडर ऑल द कॉस्ट। ये आप लोगों के पास में मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है। जो एक मार्जिनल कॉस्टिंग होती है ना, वहां पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो हम लोगों के पास में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, जहां पर हम लोग टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेकर चलते हैं, तो वो सभी कॉस्ट को कंसीडर करता है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट अलाउ द मैनेजमेंट लैटिट्यूड इन मीटिंग द गोल, वाइल स्टैटिक बजट बेस्ड ऑन फिक्स्ड फंडेड, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसको किसी भी प्रोडक्शन लेवल के ऊपर क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है विद इन ए रेलिवेंट रेंज। मतलब जो प्रोडक्शन के लेवल में चेंज, जैसे प्रोडक्शन का लेवल 10,000 आउटपुट है तो अलग होगा, ठीक है, 20,000 है तो अलग होगा। तो जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल विद इन ए रेलिवेंट रेंज, लेकिन जो स्टैटिक बजट होता है वो ओनली स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में ही प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो फिक्स बजट जो बेस्ड होगा ओनली वन लेवल ऑफ बजट एक्टिविटी के ऊपर, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रिपेयर किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होता है और किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे इसको किया जाता है। कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस का, वो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो एक ही लेवल है, उसमें हम लोग क्या चेंजेस कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन रियलिस्टिक होगा क्योंकि अलग अलग लेवल में हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। कंडीशन ये अज्यूम करता है कि जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या है, स्टैटिक है, लेकिन फ्लेक्सिबल में वो क्या है, चेंज हो रही है, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है कॉस्ट को क्लासिफाई करने का, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वहां पे कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे जब एक ही प्रोडक्शन लेवल है तो अगर वर्किंग कंडीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कॉस्ट को असर्टेन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में कॉस्ट को असरटेन करना इजी होता है क्योंकि जो प्रोडक्शन जो बजट है उसको अलग अलग लेवल पे प्रिपेयर किया गया है। कॉस्ट कंट्रोल, इसका लिमिट एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बजट लेवल के ऊपर है और ये इनइफेक्टिव टूल है कॉस्ट को कंट्रोल करने के अंदर। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट है उसको ये मोर एप्लीकेबल है, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ प्राइस, तो ये इतना बजट एंड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल वेरी, तो ये आप लोगों के पास में कॉस्ट को असरटेन करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इजी होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो रिटायरिंग पार्टनर है, जब एक पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है, जब वो एक पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है तो क्या होता है, उसकी रिटायरमेंट हो रही है। ए रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। एक जो पार्टनर है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया, बट फिर भी वो क्या रहेगा, अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए वो लायबल रहेगा रिटायरमेंट के बाद भी, अगर उसने उसके अनपेड अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में, नहीं। मतलब एक जो रिटायरिंग पार्टनर है, बेसिकली रिटायरिंग एक्टिव पार्टनर जो होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो क्या हो गया है,
रिटायर हो गया है, ठीक है, उसको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। अगर वो नहीं बताता है तो वो क्या रहेगा, अपने रिटायरमेंट के बाद में भी क्या होगा, लायबल रहेगा। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो वो क्या होगा, लायबल होगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो जो एसेट होती है या तो उनको हम लोग परमानेंट बेसिस के ऊपर दिखाते हैं कि जो परमानेंट एसेट है उसको सबसे पहले दिखाएंगे, फिर लेस परमानेंट को नीचे दिखाएंगे, या फिर लिक्विडिटी के ऑर्डर में भी शो कर सकते हैं। बट उसमें क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है, और कम लिक्विड वाली को नीचे रखेंगे। तो अलग अलग बेसिस हो सकते हैं। तो देखो अगर लिक्विड बेसिस होता तो यहाँ पे सबसे आगे क्या होता, कैश होता, फिर क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल। बट यहाँ पे जो नॉर्मली आप लोगों के पास में क्या पाया जाता है, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले क्या लिखी जाती है, नॉन करंट एसेट्स आती हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 का रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, परमानेंसी की बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। पहले नॉन करंट एसेट को शो किया जाता है, फिर करंट एसेट्स को शो किया जाता है। तो जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं उसमें आप लोगों के पास में सबसे पहले क्या शो होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग को शो किया जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, देन आप लोगों के पास में ट्रेड रिसीवेबल, और सबसे लेस परमानेंट क्या होगा, कैश, वो सबसे लास्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जो नई बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में 4 हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, और एसेट साइड में 2 हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितने का है, 50,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000 के। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो रहता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है या एवरेज स्टॉक होता है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये कितने का है, 2,20,000 का है। जो एवरेज स्टॉक होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस में 50,000 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। सो इसमें हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में, 30 से 30 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, 6 टाइम है, ओके। एवरेज स्टॉक 8,000 है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो आप लोगों को गिवन है कितना है, 25% अबव द कॉस्ट। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। तो जो ग्रोस प्रॉफिट है 25% ग्रोस प्रॉफिट ही है, कॉस्ट से ऊपर जो भी बचता है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट ही होता है। तो यहीं पे मैं आपको इसी क्वेश्चन में ही बता देती हूँ। देखो ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो वो कितना है, 6 टाइम्स है। ये आप लोगों को गिवन है, ये कितना है, 6 टाइम्स हम लोगों के पास में है। देखिए ये कितना है, 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग 6 टाइम लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकाल लेंगे, एवरेज स्टॉक हमें दिया हुआ कितने का है, 8,000 का है। इसका मीनिंग जो हम लोगों के पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितने की है, 48,000 की क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सेलिंग प्राइस क्या है, 25% अबव द कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ऊपर। तो मतलब कि उसके अंदर कॉस्ट, इसके अंदर हम लोग सेलिंग प्राइस जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, 25%, और इसका 25% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 चौक 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12,000 आप लोगों के पास में हो जाएगा। और जो 48,000 की कॉस्ट है, तो ये जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। और अभी भी मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं तो क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट। तो ये जो 12,000 है यही आपका ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा।
ठीक है जी, ये आपको जरूर जरूर याद रखना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एक आप लोगों को और एक कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से जब ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है, वो क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें से जब क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाता है तो क्या आता है हम लोगों के पास में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या होता है, जब ओपनिंग स्टॉक में क्या जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाता है, नेट परचेज को जोड़ दिया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में एवरेज इन्वेंट्री होता है। ठीक है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो थैंक यू टू एवरीवन।